हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। जैसे अगर मैं पहले सोर्स की बात करूं तो एक टाइप होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा सोर्स होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें एक समझने वाली लैंग्वेज में, तो कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं जो हम डेली लाइफ में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे वुड्स हो गए, ये आसानी से अवेलेबल होते हैं। और नॉन कन्वेंशनल जिनको आसानी से प्राप्त करना आसान नहीं होता, मतलब उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है अगर हमें उनको यूज करना है तो उनमें से कुछ एक यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। लेफ्ट पोर्शन आपका कन्वेंशनल सोर्स को शो करेगा और राइट वाला जो पोर्शन है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स को शो करेगा। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स और पेट्रोलियम जो जीवाश्म ईंधन है वो कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के। और नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर एनर्जी हो गई और सोलर सेल हो गए, सोलर पैनल हो गए, ये वाले नॉन कन्वेंशनल सोर्स होंगे, क्योंकि अगर हमें इनको यूज करना है तो हमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। अगला है जैसे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनको हम आसानी से यूज कर लेते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो बिजली है वो हम रोज यूज करते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल ऐसे होती है जिन्हें हम आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जैसे यहाँ पे हो सकता है एनर्जी फ्रॉम सी, टाइडल वेव, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये नॉन कन्वेंशनल रहेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट जैसे बांध हो गए, ये कन्वेंशनल सोर्स है, ये अवेलेबल किए जा सकते हैं। लेकिन बायोमास और बायोगैस प्लांट जो होते हैं या विंड एनर्जी जो होती है, ये स्पेसिफिक जगहों पर ही लगाई जा सकती हैं, इसीलिए ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स रहेंगे एनर्जी के। उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी, कहीं पर भी इस एनर्जी का यूज किया जा सकता है। प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए इसी एनर्जी का यूज करते हैं। और एक होता है न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, इसको हम आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। कन्वेंशनल सोर्स की बात करते हैं अभी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन टू मोस्ट ऑफ पीपल, ऐसे सोर्स जो बहुत सारे लोगों को पता होते हैं कि वो एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं, उन्हें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास, ईटीसी। जैसे कि हमें इनका पता है कि ये कोई भी ऐसा सोर्स जो हम आम जनता की पहुंच में होता है या फिर किसी भी पर्सन की पहुंच में होता है, उसे कन्वेंशनल सोर्स कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करते हैं अभी। फ्यूल डेवलप्ड फ्रॉम फॉसिल, जीवाश्मों से बना हुआ ईंधन जो होता है उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल, ये दोनों फॉसिल फ्यूल्स है। इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, इनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, और इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, मतलब रिन्यूएबल नहीं है, ये दोबारा से बनने लायक नहीं है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये दोबारा से नहीं बन सकते। इंडिया हैज ओनली अबाउट 6% शेयर इन वर्ल्ड रिजर्व्ड कोल। अगर हम दुनिया के विद रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करके करें तो इंडिया के पास 6% टोटल कोयले का परसेंटेज है, और जो 250 वर्ष तक चल सकता है अगर इसी तरह से हम चलाते रहें तो। पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनकी वजह से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। विच कॉजेज एसिड रेन दैट डैमेज ट्रीज, प्लांट्स, रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, प्लांट्स को नुकसान होता है, और फर्टिलिटी लॉस होती है किसी भी मिट्टी की। फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊ क्षमता। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोस्फियर विच कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होती है इनके बर्निंग से,
जो हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्रिएट करती है। CO2 जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी। उससे ग्लेशियरों पर जो बर्फ पड़ी है वो अनइक्वल हीटिंग की वजह से क्या होगी, सारी पानी में बदल जाएगी। फिर क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा और बाढ़ आ जाएंगी जो समुद्री इलाके हैं उनके चारों तरफ। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबस्शन प्रोसेस, इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है कि वेल डिजाइन कोई अरेंजमेंट की जाए जिससे ये इनकम्प्लीट बर्निंग ना हो। जो मटेरियल एनवायरनमेंट में छोड़े जा रहे हैं इन ईंधनों से वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। और कंबस्शन प्रोसेस को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा नहीं होता। यूजिंग वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड एसिड इनटू द सराउंडिंग, अभी अभी हमने बताया कि कुछ टेक्निक ऐसी है जिनसे धुआं, गैसेज और राख जो है एनवायरनमेंट में नहीं फैलती, उनका इस्तेमाल करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे एक होता है थर्मल पावर प्लांट, ये कुछ टेक्निक है जिनकी हेल्प से हम अच्छा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी का। जैसे थर्मल पावर प्लांट एक सोर्स है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कुकर दिखाया गया है। कुकर को जब हम हीट करते हैं तो जो स्टीम बनते हैं उनको पाइप की हेल्प से एक टरबाइन के ऊपर जो है फिट किया गया है। आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पे हीट करेंगे किसी लिक्विड को तो उससे वेपर्स क्रिएट होंगे और वो वेपर बहुत प्रेशर के साथ उस टरबाइन को रोटेट कराएंगे। टरबाइन किसी डायनमो से जुड़ी होगी और डायनमो क्या करेगा, क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाए जा सकते हैं, या फिर कह सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा सकती है। ये एक छोटा मॉडल है। इसको बड़े मॉडल में हम कन्वर्ट करें तो हमारे आसपास कोई ना कोई हमें ऐसा मॉडल मिल जाएगा जो थर्मल पावर प्लांट होगा। उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को गर्म किया जाता है और उसे हीट किया जाता है। हीट करने के दौरान बहुत सारे उसमें से वेपर्स बनते हैं। हाई प्रेशर के साथ वो टरबाइंस को रोटेट करते हैं। टरबाइंस डायनेमो से जुड़ी होती है और डायनेमो से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ए पावर प्लांट विच यूज हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट क्या होगा, ये डेफिनेशन है इसकी। एक इस तरह का प्लांट जो हीट एनर्जी लेता है यानी थर्मल एनर्जी लेता है और बदले में हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस स्टीम्स टू रन टर्बाइंस। फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है और स्टीम बनाए जाते हैं, वो स्टीम्स टर्बाइन को रोटेट करते हैं। सेट अप नियर द कोल एंड ऑयल फील्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन। इन्हें ज़्यादातर ऐसी जगह पर फिट किया जाता है जिसके आसपास कोयला पहुंचाया जा सके या फिर ऑयल्स पहुंचाए जा सके। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है बड़ी आसानी से। और एक हमारे पास है हाइड्रो पावर प्लांट, कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बांध की यहाँ पर बात की गई है। हमें पता है बांध बनाए जाते हैं, वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, पानी का वाटर जो है लेवल जो है वो हाई होता चला जाता है, और इतना हाई हो जाता है कि जब उसे उस हाइट से गिराएंगे तो वो नीचे टरबाइंस पर पड़ेगा और उन्हें रोटेट करेगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टरबाइंस की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स, ये किसके साथ जुड़े होते हैं, बांध के साथ जुड़े होते हैं। अराउंड 25% ऑफ आवर कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स। तकरीबन 25% के आसपास एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रो पावर प्लांट से ली जाती है हमारे देश की अगर हम बात करें तो। यानी एक चौथाई पार्ट जो होता है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो किससे लिया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट से। फ्लोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कि हमें पता है वाटर साइकिल ऐसा साइकिल है जो पानी को लगातार क्या करता रहता है, रिकंस्ट्रक्ट करता रहता है।
और ये फ्लोइंग वाटर जो होता है रिन्यूएबल सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रिवेंट फ्लोटिंग ऑफ रिवर, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। और जब हम बांध बनाते हैं उससे और भी कई चीज़ें जो है बन जाती है। फॉर एग्जांपल हम नहरें बना करके पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग इलाकों में। इससे पानी जो है वो हर जगह पहुंच पाता है इक्वल अमाउंट में। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं इस तरह के प्रोजेक्ट के, जैसे लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड ए वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ह्यूमन सेटलमेंट गेट सबमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिजर्वायर फॉर्म्ड बाय द डैम। जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो बहुत सारी जगह की हमें ज़रूरत पड़ती है। उस जगह को खाली कराना पड़ता है, खेत वहाँ से हटाए जाते हैं, वहाँ पर कोई गांव बसा हुआ है तो उसे हटाया जाता है, शहर बसा हुआ तो उसे हटाया जाता है। पेड़ पौधे, जंगल, फॉरेस्ट सभी चीजें वहां से हटाई जाती है ताकि बांध को बनाया जा सके। उससे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड। और ये खतरनाक चीज है कि कोई इकोसिस्टम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये कुछ इसके लिमिटेशन है। और वेजिटेशन दैट सबमर्ज्ड अंडर वाटर रोड्स अंडर अनएरोबिक कंडीशन आर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज ए ग्रीन हाउस गैस। और जब ऐसा होता है तो मीथेन गैस बनती है। मतलब कब बनेगी मीथेन? उसमें जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, जो एक तरह से कह सकते हो जो फसलें बहा दी जाएंगी, उससे क्या बनेगी? वो दब जाएंगे नीचे और उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। और मीथेन गैस एनवायरनमेंट के लिए एक खतरनाक गैस है क्योंकि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहैबिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। बांध को बनाना आसान है लेकिन लोगों को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह बसाना मुश्किल है। और यही वजह है कि बांधों का अपोजिशन किया जाता है या फिर ऐसे किसी प्रोजेक्ट का अपोजिशन किया जाता है। ये वो डायग्राम है जिससे हम बता सकते हैं। रिजर्वायर मतलब यहाँ पर डैम में पानी इकट्ठा किया गया है और वो एक हाइट तक बढ़ता रहता है, उसके बाद पानी को नीचे गिराया जाता है और वो टरबाइन के ऊपर गिरता है पानी। उससे क्या होता है, वो टरबाइंस रोटेट होती है और वो एक जनरेटर के साथ जुड़ी होती है, पावर हाउस कह सकते हैं उसे। वहां से जो बिजली बन रही है उसको पाइप पावर लाइंस की हेल्प से आसपास के इलाकों में पहुंचा दिया जाता है और जो पानी है उसे नहरों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट काम करता है अगर छोटे स्केल पे बात करें। बड़े स्केल पर अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी जगह का मुआयना कर सकते हैं जहाँ पे बांध बना हुआ है या फिर नेट पर इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल है। ओके, ऑल द बेस्ट।